Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the same chapter, that is chemical kinetics of grade 12. But today I will explain you a very important topic, that is integrated rate equation. So students, today I will discuss the integrated rate equation. First of all, students, we will discuss the integrated rate equation for a zero order reaction, and after that I will explain you for first order reaction. So students, first of all I will discuss the zero order integrated rate equation. Students, as you all know that if there is a reactant, that is A, and it makes some product, अगर एक रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट बनाता है, तो बताइए स्टूडेंट्स हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि रेट इज़ इक्वल टू किसके होगा, माइनस डी ए बाय डी टी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ ए का मतलब रिएक्टेंट है, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, डी का मतलब चेंज है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमारा कौन है, ए है। तो रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, अगर हमारी रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट और उसकी पावर ज़ीरो। हमें पता है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट की जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है। अभी हम कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैंने पावर क्या लगाया है, ज़ीरो। किसी भी चीज़ का अगर पावर ज़ीरो हो जाएगा तो स्टूडेंट उसका मतलब वन हो गया, यानी ये हमें मिल गया के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपको फिर से लिख दिया। सपोज़ करो एक रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। और चूँकि ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो वो आएगा के ए की पावर ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसी की पावर ज़ीरो है तो उसका मतलब वन है, यानी कि रेट जो है वो कांस्टेंट है, यानी रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यदि एक ग्राफ खींचते हैं स्टूडेंट्स, किसके बीच में खींचेंगे स्टूडेंट्स, हम रेट और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी होगी स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की होगी, और यहाँ रिएक्टेंट हमारा कौन है, ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें वाई एक्सिस ले लेते हैं। सपोज़ करो ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो हमारा एक्स एक्सिस आया और वाई एक्सिस आया है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे रेट ले लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कंसंट्रेशन ले लिया। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई और ये हमारी रेट आ गई, ये रेट आ गई और ये कंसंट्रेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी कि हम कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज लाएं रेट चेंज नहीं होगी। अगर रेट चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये वाली एक्सिस जो है स्टूडेंट्स हमारी कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस आ गया, यहाँ हमारी कंसंट्रेशन आ गई है, यहाँ रेट आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा आ गया था डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, तो मैंने यही इक्वेशन यहाँ लिख दी है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। आपको पता ही है स्टूडेंट्स हमने माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर, माइनस ये शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस dt को यदि मैं इधर ले जाती हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, डिफरेंशियल फॉर्म में है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड का, यानी इस साइड का भी और इस साइड का भी करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगी, a0 और a, यानी कि 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और बाहर माइनस साइन आएगा ही। इसी तरीके से जब हम यहाँ की करेंगे स्टूडेंट्स, तो k तो कांस्टेंट है हमारा, k कांस्टेंट है इसलिए ये तो बाहर ही रहेगा। और इस dt का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ टाइम लिमिट हमारी लगेगी 0 से लेकर के t की। ठीक है, तो यहाँ हमने कंसंट्रेशन की लिमिट लगा दी, यहाँ हमने किसकी लिमिट लगा दी, टाइम की, क्योंकि ए में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे और टी में टाइम की जो है टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ हम टाइम का लिमिट लगाएंगे, यहाँ कंसंट्रेशन का लिमिट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, इंटीग्रेशन आता ही है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो वो अपना लर्न कर लेना। तो अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो हमने किसका इंटीग्रेशन करा, डी ए का इंटीग्रेशन करते क्यों है, डी को हटाने के लिए। तो ये डी हट गया हमारा, डी हट गया तो हमारे पास क्या बची, ए की कंसंट्रेशन बची, और इसकी लिमिट लगा दी हमने a0 से लेकर के a तक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट के तो ऐसा सच ही रहा, और जो डी टी था इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये टी रह गया, और इस पर लिमिट कितनी लगी, 0 से लेकर के टी तक लग गई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जो ये है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जो है ये माइनस साइन तो बाहर ही रहा। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये जो है इसकी हायर लिमिट है, तो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस कर देंगे, a माइनस a0 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे t माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो बताइए हमारे पास क्या आएगा। ये तो बन गया माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आ गया हमारा, और ये हमारा के टी आ गया। ठीक है, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, a इक्वल टू a0 माइनस के टी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को ही यहाँ पे वापस से लिखा है। अब ये इक्वेशन बताओ स्टूडेंट्स कौन सी है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की है। y इक्वल टू सी एम एक्स का जो ग्राफ आता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके का आता है कि अब देखो यहाँ माइनस स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव स्लोप होता तो हमें ऐसे कर्व मिलता, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमें इस तरह का कर्व मिलेगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमारा कौन आ गया, ए, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, और इस वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमारा ए आ गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर हमारा ए आ गया, ए की कंसंट्रेशन आ गई, और जो ये हमारा एक्स एक्सिस है इसके ऊपर स्टूडेंट्स जो है हमारा टाइम आ गया। ठीक है, ये टी हो गया हमारा स्टूडेंट्स, ये टी हो गया, और ये हमारा ए हो गया। तो जो ये टी है ये कौन से एक्सिस पर आ गया, एक्स पे, और ए कौन से एक्सिस पर आ गया, वाई पर आ गया। नेगेटिव स्लोप है, बताओ एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। स्लोप का मतलब यहाँ माइनस के यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को, तो हमने स्लोप की वैल्यू कितनी लिख दी, माइनस के लिख दी। इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स ये होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट, और यहाँ पर ये सी है, सी जो है इंटरसेप्ट को डिनोट करता है, और यहाँ पे सी कौन है, a0, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है, a0 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डिफरेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले a का क्या मतलब है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि जो ये a है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो a है इस a का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। टी टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से,
और जो टी टाइम इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी जब शुरू में हमने जितना रिएक्टेंट लिया था उसको हम बोलेंगे A0। इसे वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि A का क्या मतलब होता है और A0 का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स A का मतलब ये है कि टी टाइम के बाद जितना रिएक्टेंट बचा, देखो कोई भी रिएक्शन होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जब टाइम ज़ीरो है, यानी जब हमारी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो उस समय हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उस मैक्सिमम रिएक्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A0 से। और थोड़े समय के बाद में स्टूडेंट्स रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की अमाउंट पहले से कम हो जाएगी और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो K का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रेट कांस्टेंट। ज़ीरो ऑर्डर का क्या है, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो मेन इक्वेशन बनी है ना, वो ये है A इक्वल टू A0 माइनस KT के। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो आता है हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड इट इज़ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड, इट मीन्स हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड। अगर हम ये कहें कि हमारी आधी रिएक्शन पूरी हो गई, आधी रिएक्शन हुई है, तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ कि आधा रिएक्टेंट खर्च हुआ। और जितना आधा रिएक्टेंट खर्च हुआ, बताओ क्या बना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। यानी कि उस समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारा रिएक्टेंट जो शुरू के अमाउंट था उसका क्या रह गया, आधा बच गया है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में स्टूडेंट्स A इक्वल टू A0 माइनस KT वाली इक्वेशन में हम पुट कर दें A, व्हाट इज़ A, रिमेनिंग अमाउंट थी A की टी टाइम के बाद में कितनी बची स्टूडेंट्स, आधी बची। किसकी आधी बची, शुरू की अमाउंट की। शुरू की अमाउंट क्या थी, A0 थी। तो हमने यहाँ A इक्वल टू क्या पुट कर दिया, A0 अपॉन 2 पुट कर दिया। इस समय में जो टाइम होगा उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ टाइम, इसलिए हम टी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, टी हाफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैंने ए की वैल्यू क्या पुट कर दी है, A0/2 पुट कर दी। ठीक है, और ये A0 आपका एज सच रह गया, माइनस के टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी हाफ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं, तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो, और इसको हम इधर ले आते हैं, तो A0 माइनस A0/2। अगर A0 में से A0/2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, A0/2, यानी कि KT हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A0/2 के। यानी कि हमारा T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/2 के। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन हमारे पास में ये वाली आ गई और एक इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स हमारी ये वाली आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बता देती हूँ आपको, तो ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से आपको क्या पता लगता है कि जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस के को हटा दूं तो बताओ क्या आ जाएगा, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, यही तो आएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हमारी जो रिलेशनशिप हुई, ये वाली जो हुई इक्वेशन जो हमारी आई है सेकंड नंबर वाली, ये कौन सी है, y इक्वल टू mx के बराबर है। अब इसमें इंटरसेप्ट तो है नहीं, यानी कि हमें जो स्टूडेंट्स कर्व मिलेगा वो कर्व ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें कर्व मिल रहा है वो ये रहा हमारा कर्व। अब यहाँ पे आपका जो है ये आपकी आ गई स्टूडेंट्स, कौन सी एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई। ये आपकी कौन सी एक्सिस आ गई स्टूडेंट्स, x एक्सिस आ गई। ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये आपकी हो गई y एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, टी हाफ आ जाएगा। ये रहा हमारा टी हाफ, तो ये टी हाफ आ गया। एक्स एक्सिस के ऊपर A0 आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई हमारी, ये रही इनिशियल कंसंट्रेशन।
ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसमें स्लोप यानी m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास में कुल मिलाकर के कितने कर्व्स आ गए। अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास अभी कितने कर्व आ गए स्टूडेंट्स, 2 कर्व आ गए, 3 कर्व आए सॉरी। पहला कर्व जो है स्टूडेंट्स वो किससे रिलेटेड आया, अगर मैं इसको यहाँ रेट वर्सेस किसके आया, कंसंट्रेशन के आया। ये हमारी है रेट और ये है कंसंट्रेशन। अगला कर्व जो है स्टूडेंट्स वो किसके बीच में आएगा, हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये देखो ये कंसंट्रेशन और ये क्या आ गया, टाइम। और अगला कर्व जो है स्टूडेंट्स अगेन टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम, और ये क्या आ गई, कंसंट्रेशन। कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, जो पहला कर्व था वो था हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में था। अगले कर्व के अंदर सॉरी मैं अगला जो कर्व एक तो आया हमारा रेट वर्सेस स्टूडेंट्स हमारा क्या आया, कंसंट्रेशन, पहला कर्व। दूसरा कर्व जो स्टूडेंट हमें मिला वो यही मैं ले रही हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, और जो तीसरा कर्व स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है वो आ रहा है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। कैसे याद कर रहे हैं, यहाँ रेट आ रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन, अब यहाँ क्या आ गया, कंसंट्रेशन टाइम, फिर यहाँ क्या आ गया, टाइम और कंसंट्रेशन, यानी कि रेट, फिर हमारा क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन, फिर क्या आ रहा है, टाइम, फिर क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन। पहला कर्व इन दोनों के बीच में है, दूसरा कर्व इन दोनों के बीच में है, तीसरा कर्व इन दोनों के बीच में है। जो हमें पहला कर्व मिला स्टूडेंट्स वो कर्व हमें इस तरीके का मिला। जो दूसरा कर्व मिला स्टूडेंट्स वो कर्व हमको इस तरह का मिला। और जो हमें तीसरा कर्व मिला स्टूडेंट्स वो कर्व हमें ऐसा मिला। यानी हमारे 3 कर्व कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आपको शो करके दिखाऊं तो 1, 2 और ये 3। पहला कर्व हमें मिला ऐसा, दूसरा कर्व मिला हमें ऐसा, और तीसरा कर्व स्टूडेंट्स हमें मिल गया ये वाला। ठीक है, ये वाला जो कर्व था वो किसके बीच में बना, रेट एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या आ गई, रेट, और यहाँ क्या आ गई, कंसंट्रेशन। अगला कर्व आ गया स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम। अगले में टाइम यहाँ आ जाएगा, तो टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ टाइम हमारा कौन सा था स्टूडेंट्स, t½ ये सब मैं स्टूडेंट्स आपको याद करने के तरीके बता रही हूँ ताकि किसी तरीके से हमें ये याद हो जाए, बिकॉज द कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व्स करवाए जा सकते हैं और कर्व ड्रॉ करने के बाद भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर कि आपको ये कर्व प्लॉट कर दिया और यहाँ पर आपको लिख दिया t½ और यहाँ आपको लिख दिया इनिशियल कंसंट्रेशन और आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, कंसंट्रेशन और t½ एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की हो गई, ज़ीरो ऑर्डर की हो गई। तो ग्राफ आपसे प्लॉट भी करवा सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करके दे सकते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी स्टूडेंट्स किसके बारे में बात होगी, ये बात हमारी हो गई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जैसे हमने स्टूडेंट्स ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम किसके बारे में देंगे, जो है हम इसके बारे में भी आपको देंगे, किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप देख लीजिए ये कैसे करना है हमको। यहाँ आ जाइए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखो स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। यहाँ भी हमारा रिएक्टेंट कौन था स्टूडेंट्स, ए ही था यहाँ हमारा रिएक्टेंट। यहाँ पर भी हमारा रिएक्टेंट कौन रहेगा स्टूडेंट्स, ए ही रहेगा। और इस तरीके से ए से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ रेट एक्सप्रेशन दिया था हमने बिल्कुल वैसे ही देंगे। तो हम बोलो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -dA/dt इज इक्वल टू KA
अब देखो बताओ स्टूडेंट्स, ऊपर क्या लिखते हैं हम, पावर में क्या लिखते हैं, ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर की थी, ज़ीरो ऑर्डर की थी, तो यहाँ हमने क्या लिखा था, ज़ीरो। ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूँगी, फर्स्ट लिखूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसके अंदर देख लीजिए कि जैसे मैंने इसको बता दिया कि ये हमारे कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या बनी, ये वाली बन गई। ठीक, अब बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनी वो कौन सी बनी, y इज इक्वल टू एम एक्स की बन गई। ये आपका कौन हो गया, y, और ये आपका कौन हो गया, x हो गया। तो बताइए आपको कैसी इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट्स इसके अंदर। यहाँ जो आपको मिलेगी ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और y एक्सिस पर, और एक आपको कौन सी मिलेगी, x एक्सिस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये आपकी हो गई y एक्सिस। ठीक है, ये आपको मिल गई x और y एक्सिस। तो स्टूडेंट देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y और यानी कि रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स, वो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर k के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और यहाँ m कौन है, k है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोनों को आपको बता रही हूँ। यहाँ हमें कैसा कर्व मिला, पैरेलल टू एक्सिस मिला। यहाँ हमें कैसा कर्व मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इसीलिए इस तरह से समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने एक तरफ ज़ीरो ऑर्डर लिया है यहाँ पर, और एक तरफ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर लिया है, इसीलिए मैं आपको कंपेरेबल करा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम ज़ीरो ऑर्डर को याद करें तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हम भूल जाएं, और जब फर्स्ट ऑर्डर को याद करें तो ज़ीरो ऑर्डर भूल जाएं। तो दोनों साथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसी को हम आगे लेके जाते हैं, इसी वाली इक्वेशन को हम आगे लेके जाते हैं। तो आगे लेके जाने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मिल जाता है ये वाली इक्वेशन, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के इक्वल आ गया। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज करा, हम इसको इधर ले गए, इसको इधर लिया है, तो ये माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ हम किसका साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट्स केवल डी ए था, यहाँ डी ए अपॉन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जब डी ए अपॉन ए आ जाएगा तो यहाँ हमें स्टूडेंट्स जो है नेचुरल लॉग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एल एन ए से, और लिमिट हमारी ए ज़ीरो से ए लग जाएगी। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पे किया था, सेम टू सेम चल रहा है। तो के टी ज़ीरो लिमिट से लेकर के टी लिमिट लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ये हमारी हायर लिमिट आ गई, ये हमारी लोअर लिमिट आ गई। यहाँ स्टूडेंट्स हमने ए माइनस ए ज़ीरो करा था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एल एन ए माइनस एल एन ए ज़ीरो कर रहे हैं। यहाँ पर वही केस आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको जब ओपन करा इस ब्रैकेट को, तो ये बन गई माइनस और ये बन गया प्लस बन गया हमारा। तो ये इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब तक फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमें जो ये वाला इक्वेशन मिल रही है, इसमें कहीं लॉग नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉग मिल रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है एल एन ए ज़ीरो प्लस एल एन ए ज़ीरो, ये माइनस यूनिट को इधर लिया है हम, तो एल एन ए ज़ीरो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी हो गया। अब देखो स्टूडेंट, नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम एल एन की जगह पे क्या लिख देंगे, लॉग लिख देंगे। ठीक है, तो ये log ए ज़ीरो माइनस लॉग ए हो जाएगा, के टी अपॉन, देखो जब एल एन को लॉग में बदलते हैं तो हमें एक डिजिट यूज़ में लेनी पड़ती है, और वो है 2.303। ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉग एंटी लॉग में हमने जब अर्नेस्ट इक्वेशन वगैरह करी थी तब भी बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इसको रीअरेंज करा, तो लॉग ए जो है वो इधर लिया है और इसको इधर लिया है हम, तो हमारे को ये इक्वेशन मिली।
अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सी इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की विद नेगेटिव स्लोप। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कर्व खींचा था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, वैसे ही यहाँ पर भी हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व खींचेंगे। जैसे यहाँ पे हमें नेगेटिव स्लोप मिल रहा था, ये रहा नेगेटिव स्लोप, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। यानी कर्व की शेप कैसी होगी स्टूडेंट, बिल्कुल सेम होगी जो हमने यहाँ पढ़ी है, वो की वो शेप यहाँ आ जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म्स बदल जाएंगी। एक्स एक्सिस की तो वही रहेगी, टाइम ही रहेगी। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन होना था, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे स्टूडेंट्स केवल सिंपल A0 आ रहा है, यहाँ पे सॉरी सिंपल A आ रहा है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, लॉग A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटरसेप्ट A0 आ रहा था, यहाँ इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, लॉग A0 आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप हमारा स्टूडेंट्स माइनस के आ रहा था, यहाँ पे हमारा जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो -k/2.3 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ये t हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। k/2.303 कौन हो गया, हमारा m हो गया, यानी स्लोप हो गया। log A0 हमारा कौन हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें कर्व मिला ये वाला। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमने इसी इक्वेशन को फिर से क्या करा है, रीअरेंज करा। अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी इक्वेशन को हमें पता है कि जब माइनस में लॉग होता है तो इसका मतलब वो डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, log A0/A, क्योंकि हमें पता है लॉग, हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे लॉग के, जब हमने डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स करे थे, लर्नर्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स करे थे, तब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि log A0/A का क्या मतलब है, log A0 माइनस log A। तो ये वही मतलब हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, इज़ इक्वल टू ये KT/2.303। तो बताओ ये कौन सी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू mx की। यानी अगर हमने y एक्सिस पर स्टूडेंट्स जो है log A0/A ले लिया और x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ले लिया, तो हमारा स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ये ग्राफ हमें क्यों करने ज़रूरी है स्टूडेंट्स, की जैसे आपको ये कर्व बना के दे दिया, सपोज़ करो ये नहीं दिया होता आपको, ठीक है, आपको ये कर्व बना के दे दिया log A0/A और टाइम, और आपसे पूछ लिया कि इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, log A0/A इक्वल टू KT/2.303, ये हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें यहाँ टाइम मिल रहा है तो स्टूडेंट टाइम t तो x एक्सिस के ऊपर आ गया हमारा, ये y एक्सिस के ऊपर आ गया, रिमेनिंग पार्ट क्या है, m है, स्लोप है। तो बताओ स्लोप की वैल्यू क्या आ गई हमारी, K/2.303 आ गई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्या करते हैं, न्यूमेरिकल भी है ऐसा, मैं आपको आगे कराऊंगी, K/2.303 की वैल्यू हमें दे देते हैं, सपोज करो 2321 कुछ इस तरीके से इन्होंने हमें वैल्यू दे दी। अब वो कहते हैं कि रेट कांस्टेंट निकालो, तो हम K निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, K। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेरिवेशंस लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, पहले समझना है, देख के लिखना है, फिर लर्न करके समझ के फिर लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हाफ लाइफ पीरियड पर। हाफ लाइफ पीरियड के टाइम, सॉरी पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो अधिकतर न्यूमेरिकल्स है ना, वो हमारे जो है न्यूमेरिकल्स वो स्मॉल a से हम करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये A0 कौन था, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम स्मॉल a से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो a है उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A-x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये वाला आ रही थी इक्वेशन, ये वाली, ये जो इक्वेशन हमारी आ रही थी, इसमें हमने स्टूडेंट्स A0 की जगह क्या लिख दिया, स्मॉल a, और a की जगह हमने क्या लिख दिया, A-x लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है, एक फॉर्मूला मिलता है जिस पर कि हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं टी हाफ की। बताओ टी हाफ अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर के लिए किया था। बताओ टी हाफ कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब हमारे आधी रिएक्शन हो जाए, यानी हमारा रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाए और आधा बच जाए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ए तो हमारी है इनिशियल अमाउंट, एक्स है खर्च हुई हुई अमाउंट, जितना रिएक्टेंट हमारा डिकम्पोज हो गया, और A-x कौन है, रिएक्टेंट की रिमेनिंग अमाउंट है। तो अगर आधी अमाउंट खर्च हो गई
तो बचेगी भी कितनी, आधी बचेगी। ऑब्वियसली आपको अगर आपके पेरेंट्स ने, पापा ने 100 रुपीज़ लेके भेजा कि आप मार्केट जाओ और आपको जो सामान खरीदना है खरीद लो, तो बताइए आपकी इनिशियल अमाउंट कौन होगी, ए इक्वल टू आपके पापा ने कितने रुपए दिए आपको, 100 रुपीज़ दिए, तो वो आपका क्या बन गया, ए बन गया। आपने 20 रुपीज़ के गोलगप्पे खा लिए, ठीक है, यानी आपकी एक्स क्या हो गया, आपका 20 हो गया जो डिकम्पोज हो गया, यानी कि आपके पैसे जो खर्च हो गए वो 20 है। तो बताओ बचेंगे कितने स्टूडेंट्स, 80। लेकिन हम कह रहे हैं, पापा ने आके पूछा कि बेटा कितने पैसे खर्च कर आए, और आपने बोला कि पापा 50 रुपये के तो मैंने गोलगप्पे खा लिए, ठीक है। तो बताओ कितने रुपए बचे आपके पास में, 50, यानी कि आधे खर्च करे और आधे ही बच गए। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाली फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में हमने a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, a/2 पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, a/2 हो गया हमारा, तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने तो आपको याद करवा रखा है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो हमने log 2 की जगह पे क्या लिख दिया, 0.3010 लिख दिया, ठीक है। अब 2.303 और 0.3010 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, 0.693, यानी टी हाफ इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0.693/k आ गया। अब स्टूडेंट देखो 0.693 तो एक फिगर है, फिगर तो कांस्टेंट हो गया, के भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसलिए जो हमने अगला कर्व खींचा किसके बीच में स्टूडेंट्स, टी हाफ के बीच में और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमें कर्व मिला पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, जबकि ज़ीरो ऑर्डर में हमें ये कर्व इस तरीके से मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम कुल मिला करके देखें तो हमें कुल कितने सारे कर्व्स मिल रहे हैं इसके अंदर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। एक लास्ट पेज हमारा खाली है इसके अंदर, तो मैं आपको उस पेज में अगर बताऊँ तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे इसके अंदर, मैं आपको चलो जहाँ भी जगह मिलती है वहीं लिख करके दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पे अगर याद करना है स्टूडेंट्स ना, हमें याद करना एक मुश्किल काम है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, यहाँ मैंने कौन सा ऑर्डर ले लिया, 0। यहाँ पहला कर्व स्टूडेंट्स ऐसा मिला था, दूसरा कर्व स्टूडेंट्स हमें ऐसा मिला था, और जो तीसरा कर्व था वो हमें ऐसा मिला था। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 4 कर्व मिले, जो पहला कर्व था वो ऐसा मिला, जो आखिरी कर्व था वो ऐसा मिला, तो रिवर्स हो गया, जो इसका पहला कर्व था वो इसका आखिरी बन गया, जो इसका आखिरी था वो पहला बन गया, और बीच का एक कर्व दोनों में सेम था, ठीक है। इसके बाद में एक कर्व स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक और मिला, ये वाला कर्व मिला। तो ये तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, कोई चीज़ याद करनी है तो उसके तरीके भी तो हों। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या ली थी, रेट, यहाँ क्या ली थी, कंसंट्रेशन, यहाँ क्या ली थी, कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लिया था, टाइम, यहाँ क्या लिया था, टाइम, यहाँ क्या ली थी, कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट सेम यहाँ आ जाएगा, यहाँ रेट आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, बस चेंज किसका होगा स्टूडेंट्स, ये वाला चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कर्व है जो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करना है। अदरवाइज़ ये जहाँ ज़ीरो ऑर्डर का ये कर्व आता है वहाँ फर्स्ट ऑर्डर का ये कर्व आता है, जहाँ ज़ीरो ऑर्डर का ये कर्व आता है फर्स्ट ऑर्डर का ये वाला आता है, और जो बीच वाला कर्व है दोनों का कैसा आता है, सेम आता है। याद करने के लिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैंने बता ही दिया है। पहले रेट आएगा, रेट वर्सेस क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, फिर आपका कंसंट्रेशन वर्सेस क्या आ जाएगा, टाइम, और फिर आपका स्टूडेंट्स टाइम वर्सेस क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया ही होगा ये वाला। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे आपको कुछ बातें समझानी है, वो आप समझ लो, लेकिन पहले मैं आपको ये इरेज कर देती हूँ सारा, ताकि आपको क्लियर दिख जाए और आपको समझ में आ जाए। कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे न्यूमेरिकल करने के लिए। वैसे तो न्यूमेरिकल करोगे तब मैं आपको फिर से समझा दूँगी, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर कोई किसी रिएक्शन का एन ऑर्डर है, माना कि उसका ऑर्डर कितना है एन, तो एक रिलेशनशिप है कि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। अब सपोज करो स्टूडेंट ज़ीरो ऑर्डर है, तो बताओ एन की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँगी, 0।
तो बताओ टी हाफ मेरा कितना आ जाएगा, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, A0 आ जाएगा। और यदि n इज इक्वल टू 1 होता तो 1 में से तो 1 माइनस हो जाता, तो बताओ टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाता, के कांस्टेंट आ जाता। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारा आता है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के पर्पज़ के लिए है कि अगर n हाफ लाइफ पूरी होती है तो उनकी संख्या n हाफ लाइफ्स की संख्या जो है वो A0/2 की पावर n होती है। A0 या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और n यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। न्यूमेरिकल करोगे स्टूडेंट तभी आपको समझ में आएगा। एक टिप आपको देनी है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल करते समय हमें पता ही नहीं लगता कि हमें A दिया हुआ है या A-X दिया हुआ है, यानी हमें इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट की दे रखी है या रिमेनिंग अमाउंट दे रखी है। तो उसको पता करने के लिए क्या है स्टूडेंट, अगर रिड्यूस टू लिखा है तो इसका मतलब A-X है, और अगर रिड्यूस्ड बाय लिखा है तो इसका मतलब X है। ठीक है, अब उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कई बार इसके ऊपर, और छोटा सा है और बहुत इजी टॉपिक है। स्यूडो का मतलब स्टूडेंट्स हमें पहले से ही पता है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और इस बार भी हमने स्यूडो सॉलिड्स पढ़े थे जो एमॉर्फस सॉलिड्स को कहते हैं। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स वो हैं जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, बट हम कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बना दी जाती है। Reactions which are not truly of first order reaction but under certain conditions become reactions of first order are called as pseudo first order reaction। होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन हम उस पर कंडीशंस अप्लाई करके उसको फर्स्ट ऑर्डर की बना देते हैं। ऐसी रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का मतलब स्टूडेंट एस्टर हो गया, और मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ इसका फॉर्मूला। ये हमने जो है सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने। CH3COO(C2H5) प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस इट मेक्स एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो है वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और वो है CH3COO(C2H5). ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ अभी हम देखते हैं। पहले हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये तो हम बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ चुके हैं, वही रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सुक्रोज के ऊपर डिपेंड कर रही है, सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वाटर हमने लार्ज एक्सिस में ले लिया है, और इतना ज़्यादा एक्सेस में है स्टूडेंट्स की रिएक्शन के दौरान अगर उसमें थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में चेंज हो भी जाता है तो वो कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल है। अब आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर स्टूडेंट्स सपोज़ करो हमने समुद्र में से 3-4 बाल्टी पानी निकाल लिया, तो क्या पता लगेगा कि कुछ पानी निकला है उसमें से? नहीं पता लगेगा, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमने अपनी फ्रिज की बॉटल रखी में पानी रखा हुआ है और उसमें से हमने थोड़ा सा पानी यूज़ में ले लिया, तो सभी अपने आप पता लग रहा है कि हाँ भाई पानी तो कम हुआ है, यानी कि पानी की अमाउंट बदली है, चेंज हुई है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्शंस में जो ये वाटर है ना, ये वाटर जो है ये सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, और सॉल्वेंट हमको पता है स्टूडेंट्स लार्ज एक्सेस में मिलता है, और लार्ज एक्सेस में मिलने की वजह से इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज होता ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगता कितना चेंज आ गया। इसीलिए जो है इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होते। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है।
ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो है आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा स्पॉन्टेनियसली एमिट अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। अपने आप अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। ऐसे जो फिनोमिना है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसी तरीके से यहाँ पर आपकी आर्टिफिशियल भी होती है रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स विच आर नॉट रेडियो एक्टिव, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, बट ऑन बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, हम उनके ऊपर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करा करके उनके आइसोटोप बनाते हैं, और वो आइसोटोप जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। उसमें से जो ट्रीटियम है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो एक तो स्टूडेंट्स हमारे हो गए वो जो नेचुरली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव होते हैं। एक वो जो नेचुरल प्रोसेस से अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकालते हैं, और एक वो जो थे नहीं रेडियो एक्टिव बट हमने उनको रेडियो एक्टिव बना दिया। ठीक है। मेन बात स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी समझने वाली है ना, वो ये है बात समझने की कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारी रेडियो एक्टिविटी को आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि उसके ऊपर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमने फॉर्मूला करा था वो अप्लाई होगा। ठीक है। जैसे हमने कहा था यहाँ पर, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था स्टूडेंट्स की माइनस डी ए बाय क्या बताया था, डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, ए। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने डी ए की जगह पे क्या लिख दिया है, एन लिख दिया है, बस यही डिफरेंस है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लग जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये भी किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। जैसे हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी ये डेरिवेशन किया था, इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्या कर दिया है, डेरिवेशन कर दिया। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ n0/n है, जबकि यहाँ स्टूडेंट्स क्या आता हमारा a0/a आता। ठीक है। a को हमने n से रिप्लेस करा है। ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स n0 कौन है, n0 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इनिशियल अमाउंट है। n0 जो है इसमें आपकी ये आता है, आपका इनिशियल अमाउंट आ जाता है, इनिशियल अमाउंट आ जाता है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, शुरू में कितनी अमाउंट थी, और टी समय के बाद उसमें से कुछ अमाउंट जो है स्टूडेंट डिकम्पोज हो जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है, वो क्या है, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉर्क। ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू 1/k, एंड के की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 0.693/t², तो यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, यानी 1/0.693 करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है। 1.44 इंटू t½ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में जो फार्मूला आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कौन सा आया स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ये वाला फार्मूला आ गया, दूसरा हमारा फार्मूला आया था ये वाला कि t½ इज़ इक्वल टू 0.693/k वाला फार्मूला आया, तीसरा अब हमारा ये वाला फार्मूला आ गया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ हम 3 एनर्जीज़ की बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक करेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और फिर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। यहाँ पर ना एक्चुअली हमने एक कर्व लिया है, और वो कर्व जो है स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से खींचा है कि ये वाला हमारा कौन सा एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, और ये हमारा कौन सा एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। सपोज़ करो स्टूडेंट्स कि हमारा रिएक्टेंट है आर। ठीक
ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट है P। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो ये इजीली नहीं बनता। हमें रिएक्टेंट को जो है कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी लेने के बाद ही रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। तो वो मिनिमम एनर्जी क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझने से पहले हमें ग्राफ समझना पड़ेगा। अब इस ग्राफ में देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा है रिएक्टेंट और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इस दौरान स्टूडेंट्स हम इस कर्व को ऐसे प्लॉट करते हैं। अब इस कर्व को ऐसे प्लॉट करने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि एक्चुअली यहाँ पर हम ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी हमारी रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो रही है, यानी यहाँ ये रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो चेंज होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। और जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है वो हम कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्टेंट से हमें, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो स्टूडेंट्स, समझने वाली बात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी, मैं अलग अलग पेन यूज़ में ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी है ना वो किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की है। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है वो किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्शन है उसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसको कम से कम इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, टोटल एनर्जी इतनी चाहिए उसको। तो रिएक्टेंट ने क्या कहा, रिएक्टेंट ने ये कहा कि भाई मेरे पास ये एनर्जी तो है, मुझे आप जो है इतनी एनर्जी और दे दें, आप मुझे जो है इतनी एनर्जी और दे दें। कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी और दे दें। अगर मुझे इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो मेरी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। यानी कि इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास थी स्टूडेंट्स, ये तो रिएक्टेंट के पास में थी, इतनी हमने उसको दे दी, तो उसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई। और फिर रिएक्टेंट ने रिएक्शन करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की। इसकी डेफिनेशन क्या आती है, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट द कॉलिजन बिटवीन दैम मे बी इफेक्टिव, ताकि उनके कॉलिजन के फलस्वरूप हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये जो ग्रीन कलर की एनर्जी है ये कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स इसके अंदर होगी हमारी, जो स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसमें हम क्या करेंगे, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट, देखो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये वाला, द मिनिमम extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold energy is called as activation energy। तो ये हमारी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गई स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक तो क्या हो जाएगी इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से स्टूडेंट हम किसको माइनस कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर देंगे। सॉरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। ये ग्रीन वाली हमारी कौन सी हो गई, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो येलो कलर की है वो रिएक्टेंट की एनर्जी, और जो पिंक कलर की एनर्जी है वो हमारी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू ई पी माइनस क्या हो जाएगा, ई आर। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड की ये हो गई, तो बैकवर्ड माइनस क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड की हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब बता रखा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिएक्शन जो है जिस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में बन रहा है और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और उसको उस एक्सिस को जिसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं।
स्टूडेंट्स ये जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ये आपके सिलेबस से इस साल हट गया है, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स आता है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, रेट को कैटलिस्ट कैसे इफ़ेक्ट करता है। क्यों हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स की कैटलिस्ट हैज़ एबिलिटी टू चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट कैन स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इट कैन स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि करता कैसे है भाई, कैटलिस्ट के पास ऐसा कौन सा जादू है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। तो यहाँ हम उस जादू की ही बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये हमारी जैसे ये वाली जो हमारी एक्सिस है स्टूडेंट्स, सपोज़ करो ये एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस आ गई, और ये हमारा वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स वही पोटेंशियल एनर्जी है। अभी हमने स्टूडेंट्स ये वाला कर्व किया ही था, ये वाला कर्व, और इसमें हमने कहा था कि यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। माना कि हमारा रिएक्टेंट कौन है स्टूडेंट्स, ए और हमारे दूसरा रिएक्टेंट कौन है, बी और बी, ए बी बी, ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं हमारा ए बी प्रोडक्ट, और दूसरा भी प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ए बी बनेगा। यानी स्टूडेंट्स इसमें ये वाले बॉन्ड तो टूटेंगे और ये वाले बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जो ये पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने का जो काम है ना स्टूडेंट्स, उसको बनता है ट्रांजिशन स्टेट पर, इस जगह पे बनता है जहाँ उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये है हमारा बी बी और ये है हमारा ए। तो यहाँ हमारे चारों बॉन्ड शो कर रहे हैं, मैंने पुराने बॉन्ड भी शो कर रखे हैं और नए बॉन्ड भी शो कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स तो ये हमारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स कैटलिस्ट यूज़ में लेते हैं तो क्या होता है, देखो कैटलिस्ट अगर हम यूज़ में लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमें ये वाला कर्व मिलता है। मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। हमें ये वाला कर्व मिलेगा। अब देखो इन दोनों कर्व्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल इतनी थी, जबकि यहाँ आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है। यानी कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी जबकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ऐसी स्थिति में वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, तो रिएक्शन जल्दी शुरू हो जाएगी हमारी। तो एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए वो एक छोटा सा काम करता है, रिएक्शन का पाथ बदल देता है। वो रिएक्शन का पाथ बदल देता है और अब हमारी रिएक्शन एक ऐसे रास्ते से होकर जाती है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे कैटलिस्ट स्टूडेंट्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, तो बताओ क्या होना चाहिए था। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कोई कम करने वाला होगा अगर स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में उसका कर्व हमें ऐसा मिलेगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अच्छा, जब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये वाला आपका स्पीड बढ़ाने वाला जब कैटलिस्ट का वर्क होता है ना, उस समय भी आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, जो रास्ता बदल गया है, आप देखो स्टूडेंट्स, पहले जो हमारा रास्ता था उसके अंदर आपका जो ए था और जो आपका बी था उसने मिलकर के एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, कुछ इस तरीके से बनाई थी, कुछ इस तरीके से उसने ट्रांजिशन स्टेट स्टूडेंट्स बनाई थी। और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर स्टूडेंट जो था वो हमारा हाफ बॉन्ड टूट रहे थे, हाफ बॉन्ड बन रहे थे, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ए बी एंड ए बी, ये मिल रहा था हमको। अब यहाँ स्टूडेंट सी की एंट्री हो गई है। ये सी कौन है, कैटलिस्ट, यानी ये इंटरमीडिएट स्टेट में इन्वॉल्व हो गया, इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जहाँ से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सिंपल है कि
कैटलिस्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बहुत इजी हैं स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट वो होता है जो डेल्टा एच को इफेक्ट नहीं करता, यानी कि ये अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो एक्सो ही रहेगी, और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक रहेगी। यानी अगर डेल्टा एच का साइन माइनस था तो माइनस ही रहेगा, और डेल्टा एच का साइन प्लस था तो वो प्लस ही रहेगा। ठीक है। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी को ये इफेक्ट नहीं करता। यानी अगर एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी, और अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रहेगी। कैटलिस्ट एक ऐसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकता जो होती ही नहीं है, उस रिएक्शन की स्पीड को बदल सकता है जो होती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, कैटलिस्ट की बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। रिएक्टेंट की तो ज़्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, लेकिन कैटलिस्ट की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, और थोड़ी सी अमाउंट भी ज़्यादा चेंज ले आती है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी बदलता नहीं, ना तो ये डेल्टा एच को बदलता, ना डेल्टा जी को बदलता, ना कि इक्विलिब्रियम को बदलता। ये इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश कर देता है। सपोज करो ये रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ए जल्दी बी में बदलेगा, बी जल्दी ए में बदलेगा, तो इससे के की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी सेटअप हो जाएगा। ठीक है। ये बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकते, और स्पॉन्टेनियस को नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक चीज़ मैं आपको जो भूल गई हूँ बताना, वो ये कि जो कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है रीजेनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, वो रीजेनरेट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट ने क्या बनाया था? इंटरमीडिएट की बनाया। ये कौन सी स्टेट थी? ट्रांजिशन स्टेट, और वापस रीजेनरेट हो गया। रिएक्शन में हमने जितना कैटलिस्ट दिया था, रिएक्शन के बाद उतना ही कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाएगा। वो केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं जनरली कैटलिस्ट को क्या बोलती हूँ? जादूगर बोलती हूँ। मैजिशियन है जो रिएक्शन में जाता है, स्पीड को बदलकर वापस बाहर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस से टॉपिक्स जो हैं हट चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो है हमारा अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, और वो आता है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ अ रिएक्शन, जिसको मैं आपको पहले भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कि जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के कई सारे जो स्टेप्स होते हैं जिससे हम ओवरऑल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ना ये 5-6 मैकेनिज़्म बता रही हूँ, लेकिन अगर आप 1-2 भी समझ लोगे ना तो आपको सारी तरीका एक बार आपको बता दूँगी तो आपको सारे मैकेनिज़्म समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म जनरली पूछे नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, मैकेनिज़्म क्वेश्चंस में दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स मैकेनिज़्म भी पूछ लिए जाए, क्योंकि ये सिलेबस में तो है ही आपके। तो पहला एग्जांपल मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा N2O5 है, जो हमारा ये N2O5 है, सॉरी हम इसके अंदर N2O5 को अगर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 4NO2 प्लस क्या बना रहा है? O2 बना रहा है। ठीक है। अब इसके लिए रेट लॉ दे दिया, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा रेट लॉ, कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपको दे दी है ये। अब वो कह रही हैं कि आप इसके लिए मैकेनिज़्म लिखो। तो स्टूडेंट्स देखो, एक ही केमिकल रिएक्शन के थ्योरेटिकली मैकेनिज़्म तो बहुत सारे हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम उनको क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट से कंफर्म करते हैं, और एक्चुअली मैकेनिज़्म में स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करें और उसमें इंटरमीडिएट हमें वही मिले जो हमने थ्योरेटिकल मैकेनिज़्म दिया है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमारा ये मैकेनिज़्म ठीक है। तो अभी हम केवल हाइपोथेटिकली बता सकते हैं कि मैकेनिज़्म ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फर्दर दे आर कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्होंने हमें रेट लॉ दिया है ना, ये रेट लॉ हमें बहुत चीज़ें बताएगा। क्या चीज़ बताएगा स्टूडेंट्स? ये रेट लॉ हमें, रेट लॉ से हमें 2-3 बातें पता लग जाएंगी। पहला कि जो रेट लॉ में इन्होंने हमें जो भी रिएक्टेंट दिया है, जैसे यहाँ N2O5 दिया है, तो वो स्लो स्टेप में आएगा, स्लो स्टेप में वो रिएक्टेंट बनकर आएगा।
अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1, यानी ये रिएक्शन कौन सी है, यूनिमोलिकुलर है। यानी कि जो हम इसके मैकेनिज्म का पहला स्टेप देंगे वो स्टेप स्लो होना चाहिए और उसमें एक ही रिएक्टेंट लेंगे और वो भी किसका लेंगे, N2O5 का लेंगे। यानी स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 1 का यहाँ तक का पार्ट डिसाइड हो गया कि स्लो स्टेप होगा, N2O5 होगा। ठीक है, अब हमें याद क्या करना है स्टूडेंट्स, ये याद करना है NO2 कौन है स्टूडेंट्स, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कौन है स्टूडेंट्स, NO2 है, वो हो गया। प्लस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इंटरमीडिएट, या NO3 कौन है, इंटरमीडिएट। अब ये बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि इंटरमीडिएट पहले स्टेप में बनेगा और पहले स्टेप में तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा और अगले स्टेप में वो रिएक्टेंट की तरह कंज्यूम होगा। तो यानी अगले स्टेप में हम NO3 को तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब NO3 को तो हमने ले लिया स्टूडेंट्स। अब हमने देखा ओवरऑल रिएक्शन में कितने N2O5 हैं, 2। अभी तक हमारे पास कितने N2O5 हमने काम में लिए हैं, एक ही, यानी हमें एक और N2O5 चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 के दोनों रिएक्टेंट हमें पता लग गए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट भी पता लग जाएंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में हमें 4 NO2 मिल रहे थे, उसमें से एक NO2 तो यहाँ बन गया, इसका मतलब 3 NO2 यहाँ बनेंगे। यहाँ हमारे को O2 भी चाहिए था तो ये हमारा O2 भी बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर मैकेनिज्म में कुल मिला के देखा जाए तो हमें यही क्रैम करना पड़ा इस पोर्शन को, बाकी हमने अपने लॉजिक अप्लाई करके कर लिया। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, हमने इन दोनों का टोटल करा तो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें यही रिएक्शन मिल गई जो ऊपर थी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों स्टेप्स है ना, इन्होंने ओवरऑल रिएक्शन को एक्सप्लेन करा है। तो इन स्टेप्स की इन सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इनकी सीक्वेंस को हम बोलेंगे मैकेनिज्म। यहाँ हमारा NO3 कौन था स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले मैकेनिज्म पे चलते हैं हम। अब अगले मैकेनिज्म के अंदर जाने पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ले लिया सेकंड एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने लिया 2NO2 + F2 गिव्स NO2F। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए रेट लॉ उन्होंने हमें दे रखा है ये वाला। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि रेट लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करेगा। रेट लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर देगा कि पहला स्टेप जो है उसमें ये दोनों रिएक्टेंट होंगे, 2 रिएक्टेंट है, दोनों के ऊपर एक एक पावर है, यानी कि बाईमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यानी दोनों को लेंगे। और स्टूडेंट्स ये स्लो स्टेप होगा। तो देखो स्टेप नंबर 1 में हमने इन दोनों को ले लिया, ये रहा स्लो स्टेप। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ये क्रैम करना पड़ेगा, जिसमें से एक तो हमारा कौन होगा, रिएक्टेंट होगा, और एक हमारा इंटरमीडिएट होगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स एक तो हम इंटरमीडिएट ले ही लेंगे। अब यहाँ रिएक्शन में हमने देखा कि हमें क्या चाहिए था, NO2 F2 तो आ ही चुका था, एक NO2 और चाहिए तो हमने NO2 ले लिया। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बना दिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट पहले ही बन गया था, दूसरा अब बना दिया हमने, F से F कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आ गई। यहाँ हमारा इंटरमीडिएट कौन था स्टूडेंट्स, F था। ठीक है, ऐसे ही आप स्टूडेंट्स अगला मैकेनिज्म भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 तक आपको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। एग्जाम्पल 5 में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल 5 के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, ये रिएक्शन दे रखी है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको एरो के ऊपर कुछ मिलता है, ठीक है, अगर आपको एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कैटेलिस्ट है। तो ये एग्जाम्पल 5 के अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया I नेगेटिव, यानी I नेगेटिव यहाँ किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। और इसके लिए रेट लॉ स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये दे दिया, उन्होंने हमें रेट लॉ क्या दे दिया स्टूडेंट्स, ये वाला दे दिया, ये रहा हमारा रेट लॉ। इससे फिर हमें वही बात पता लगी, क्या बात पता लगी स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हमारे ये जो दोनों हैं ये स्लो स्टेप में आएंगे, फर्स्ट स्टेप में आएंगे, और रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 में देख लो स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों ले लिए हैं। अब ये हमें क्रैम करना है स्टूडेंट्स, जिसमें से एक तो हमारा कौन होगा, प्रोडक्ट होगा, ये देखो ये प्रोडक्ट है, और एक हमारा इंटरमीडिएट होगा IO नेगेटिव। ठीक है, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने IO नेगेटिव ले लिया। अब हमने देखा टोटल रिएक्टेंट यहाँ कितने हैं, 2 हैं, इसमें से एक रिएक्टेंट तो हमने फर्स्ट स्टेप में ले लिया, तो एक अब ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या चेंज आया है स्टूडेंट्स कि हमने I नेगेटिव को बनाया। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो कैटेलिस्ट होता है ना, वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, वो कैटेलिस्ट के दौरान जो है वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब वो रीजनरेट हो रहा है ये वाला, अब आप सोचेंगे मैंने इस I नेगेटिव को क्यों नहीं काटा,
क्यों नहीं काटा? क्योंकि ये तो रीजेनरेट हो रहा है, ये कंज्यूम नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट क्या हो रहा था, रिएक्शन में बना और रिएक्शन में ही ख़त्म हो गया। कैटेलिस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, रीजेनरेट हुआ है, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा। यही बात मुझे इस मैकेनिज्म में समझानी थी। तो ये जो आईओ नेगेटिव है ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है और आई नेगेटिव किसका काम कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ले लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल। एक्चुअली ये रिवर्स क्वेश्चन है, ये वाला आपका जो है वो रिवर्स क्वेश्चन है और इसके अंदर हम स्टूडेंट्स देखेंगे, क्या देखेंगे इसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर कि मैकेनिज़्म आपको दे दिया गया है और मैकेनिज़्म से आपसे क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैकेनिज़्म आपको क्या दिया इन्होंने। मैकेनिज़्म में इन्होंने आपको 3 स्टेप दे दिए। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखना है, हमारा नज़र किसके ऊपर रहनी चाहिए, स्लो स्टेप के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम की रिएक्शन का जो स्टेप है ना वो स्लो स्टेप है, क्योंकि हमें रेट उसी से देनी होती है। ये रिएक्शन फास्ट है, ये हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। जो ये फर्स्ट रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, इसका कहीं ना कहीं यूज़ हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ये वाली ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं N2O2 तो कहीं है ही नहीं, ना तो वो रिएक्टेंट साइड पे है ना ही वो प्रोडक्ट साइड पर है। यानी ये N2O2 कौन है स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट स्लो स्टेप है स्टूडेंट, स्लो स्टेप से हम रेट देंगे, रेट लॉ देंगे तो भाई N2O2 भी आएगा, और N2O2 तो हमें रिएक्शन में कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन है, इंटरमीडिएट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हमें इस रिएक्शन को यूज़ में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिएक्शंस को हमने ध्यान से देखा, हमने थर्ड को तो लगाया क्रॉस क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है, सेकंड को हमने सबसे पहले टिक करा। अब हमने सेकंड के अंदर जो रिएक्टेंट देखा वो हमें रिएक्शन में मिला ही नहीं, इसका मतलब वो कौन है, इंटरमीडिएट। इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये। अब हम क्वेश्चन पे नज़र मारते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, इसके लिए हमें रेट लॉ देना है, दूसरा हमें रिएक्शन का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो रेट लॉ स्टूडेंट्स हम किससे देंगे, स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ कौन था भाई, ये दोनों थे, इन दोनों से हमने रेट लॉ लिख दिया, यानी रेट इज इक्वल टू के N2O2 इंटू क्या आ गया, H2 आ गया। ये सारी बात मैंने आपको भी समझाई हुई, मैंने लिख रखी है यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस N2O2 की वैल्यू निकालने के लिए हम किस पे जाएंगे, पहली इक्वेशन पे जाएंगे। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली, इससे हम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कुछ पावर होती है। तो यहाँ हमने रिएक्टेंट की पावर देखी, कुछ प्रोडक्ट की पावर देखी, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, NO का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या करा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम इस N2O2 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे। तो N2O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कि इक्विलिब्रियम इंटू क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, K इंटू के इक्विलिब्रियम दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और इस तरह से हमारी रेट लॉ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 और H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको मेनली जो है वो 4 टॉपिक समझाए हैं। पहला मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने एक छोटा सा कंसेप्ट किया था कि थ्रेशोल्ड क्या एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटलिस्ट कैसे किसी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, कैटलिस्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने कुछ मैकेनिज़म्स को डिस्कस करा। वो मैकेनिज़्म में स्टूडेंट्स 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे मैकेनिज़्म दे दिया जाता है और उससे रेट लॉ पूछते हैं, या रेट लॉ दे करके आपसे क्या पूछा जाता है, मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में स्टूडेंट्स हमने 3 वैरायटीज़ करी। पहली जो वैरायटी हमने करी थी वो सिंपल वाली थी, ठीक है, सिंपल रिएक्शन थी। दूसरी वैरायटी में हमने कैटलिस्ट को यूज़ में लिया, और जो हमने तीसरा टाइप करा स्टूडेंट्स उसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन काम में ली थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी।
Thank you very much for watching video.